फ्रांस के राष्ट्रपति मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम फ्रांस के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। उनकी शक्तियों का संगठन, राष्ट्रपति पद के संगठन आदि का अध्ययन करेंगे। पंचम, गणतंत्र के संविधान की रचना राष्ट्रीय संकट काल की पृष्ठभूमि में हुई थी। जैसा हमने इसकी विशेषताओं में देखा था कि गुप्त रूप से संविधान को बनाया गया और उसे अपनाया गया, अतः वहाँ राष्ट्रपति पद को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं ताकि राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जा सके। प्रधानमंत्री पद की तुलना में राष्ट्रपति पद को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया गया है कि CF स्ट्रॉन्ग ने इस शासन व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक कहा है। कुछ विद्वान इसे अर्ध राजतंत्रात्मक भी कहते हैं। वह राजतंत्र नहीं है, किंतु वह ऐसी शासन व्यवस्था प्रतीत होती है कि वहाँ दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रण है। तो शक्तिशाली राष्ट्रपति है, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी है। तो इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों संस्थाओं को देखते हुए ये ऐसी व्यवस्था लगती है कि जैसे अर्ध अध्यक्षात्मक हो और या अर्ध राजतंत्रात्मक जैसी हो। राष्ट्रपति पद का संगठन। पहला है योग्यताएं। संविधान के अनुसार फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। वहाँ मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, किंतु व्यवहार में वहाँ दीर्घ आयु वाले अनुभवी व्यक्ति ही खड़े होते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति पद का चुनाव। पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई थी, किंतु 1962 में एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन किया गया है और अब प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। अब फ्रांस का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इस पद्धति के साथ द्वितीय मतपत्र योजना को भी अपनाया गया है। अर्थात वह व्यक्ति ही राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जिसे डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। यदि प्रथम मतदान में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों के मध्य 15 दिन बाद द्वितीय मतदान किया जाता है, इसमें जिसे साधारण बहुमत प्राप्त होता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ द्वितीय मतपत्र योजना को स्वीकार किया गया है, जिसमें यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट अर्थात जो साधारण बहुमत है वो नहीं मिले तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों के मध्य द्वितीय मतदान किया जाता है और जिसमें साधारण बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन संविधान द्वारा संवैधानिक परिषद को सौंपा गया है। वही परिणामों की घोषणा करती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सामान्य अवधि समाप्त होने से 50 दिन पूर्व से लेकर 20 दिन पूर्व तक हो जाता है। अगला है कार्यकाल। कार्यकाल 7 वर्ष है। उसे
पुनः निर्वाचित होने पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि राष्ट्रपति पद समय से पूर्व रिक्त होता है तो सीनेट का सभापति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है, किंतु उसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। यदि अंतिम अवधि में रिक्त होता है तो 35 दिन में राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं। अगला है पद मुक्ति। केवल राजद्रोह का दोषी होने पर राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किंतु दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के दोषारोपण की जांच न्याय का उच्च न्यायालय करता है। वहाँ न्यायालयों के अनेक प्रकार के न्यायालय हैं। जो न्याय का उच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति के दोषारोपण जो महाभियोग की प्रक्रिया के लिए दोष लगाए गए हैं उनकी जांच न्याय का उच्च न्यायालय करता है और दोषी पाए जाने पर पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति पद का संगठन। अब है राष्ट्रपति की अधिकार एवं शक्तियां। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। पहला है वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को स्वीकार करता है। तीसरा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इस प्रकार वह मंत्रिमंडल की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है। चौथा, मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर दे। अगला, राष्ट्रपति विभिन्न उच्च सैनिक एवं असैनिक पदों पर नियुक्ति करता है। क्योंकि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है, अतः नियुक्तियों के क्षेत्र में वास्तविक एवं अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति फ्रांस की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस रूप में वह उच्च राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधी परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति फ्रांसीसी समुदाय का अध्यक्ष होता है। इस रूप में वह समुदाय की कार्यपालिका परिषद की अध्यक्षता करता है। वह समुदाय का संरक्षक और संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांसीसी समुदाय से तात्पर्य फ्रांस और उसके उपनिवेशों से है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैसे वह अन्य देशों में फ्रांस के राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा फ्रांस में विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वह अन्य देशों से संधि वार्ताएं करता है और संधियों के अनुसमर्थन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको दो वर्ग में बांटा गया है। जैसे पहला राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां और दूसरा राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां। राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर करता है, अर्थात इन शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल के परामर्श या सहमति की जरूरत नहीं होती।
इन शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति के निर्णयों एवं आदेशों पर प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं होती। जहाँ तक औपचारिक राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियों का संबंध है, वह इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति से करता है। जैसे प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, अन्य देशों में फ्रांसीसी राजदूतों को नियुक्त करना, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करना। इस प्रकार ये राष्ट्रपति की, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी। अब है विधायी शक्तियां। संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाता है, किंतु उस पर खुला वाद विवाद एवं मतदान नहीं होता। राष्ट्रपति संदेशों के माध्यम से संसद को विधायी निर्देश देता है। इन संदेशों का इन कानून निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अध्यादेश एवं विज्ञप्तियां। विज्ञप्तियों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। ये तभी प्रभावी होते हैं जब राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर कर देता है। अर्थात अध्यादेश एवं विज्ञप्तियां मंत्रिमंडल द्वारा बनाई जाती हैं, किंतु ये लागू तभी होती हैं जब इन पर, ये प्रभावी तभी होती हैं जब इन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति 15 दिन के अंदर उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून के रूप में घोषित करता है और उसे लागू कराता है। किंतु यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो इस अवधि में वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है और संसद को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से विचार करना होता है। अगला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विचार करके संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है। अगला, राष्ट्रपति ही संविधान संशोधन के प्रस्ताव को जनमत संग्रह के लिए रखवाता है। संसद के विशेष अधिवेशन तथा कार्यक्रम के बारे में भी संविधान ने राष्ट्रपति को अधिकार सौंपे हैं। प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा राष्ट्रपति से यह प्रार्थना की जा सकती है कि विशेष सामयिक कार्यों की पूर्ति के लिए संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। व्यवहार में राष्ट्रपति इस बारे में कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह उक्त प्रार्थना को स्वीकार करे या नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने के साथ ही यह भी तय कर सकता है कि संसद किन विशिष्ट विषयों पर विचार करेगी। और तीसरा, राष्ट्रपति स्वविवेक से संसद के विशेष अधिवेशन का समापन कर सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रसभा को भंग करने का भी अधिकार है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व दोनों सदनों के सभापतियों से आवश्यक परामर्श करता है और परंतु यह अधिकार राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित या निर्भर करता है। तीसरा है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का रक्षक है। अर्थात वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षक है और उसके इस कार्य में सहायता के लिए न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस होती है। इस परिषद की मदद से राष्ट्रपति योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक न्यायिक कार्य करने की गारंटी देता है और न्यायपालिका में अनुशासन
बनाए रखता है। दूसरा, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद के 9 सदस्यों की नियुक्ति करता है और इस परिषद की अध्यक्षता करता है। इस परिषद की मदद से राष्ट्रपति अपराधियों को आंशिक या पूर्ण क्षमादान देने के अपने अधिकार का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो अपनी प्रकृति से एक अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। अगला चौथा, संविधान ने राष्ट्रपति को राष्ट्र संकट काल की घोषणा करने की तथा उसके अंत अथवा समाधान के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति सौंपी है। इसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा दोनों सदनों के सभापतियों एवं संवैधानिक परिषद से परामर्श करता है, किंतु उनका परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। और अगली शक्ति है संविधान के संरक्षण की शक्तियां। संविधान ने राष्ट्रपति को एक वैधानिक राष्ट्रीय पंच का दर्जा दिया है और इस दृष्टि से उसके जो वैधानिक दायित्व बताए हैं और इन दायित्वों की पूर्ति के लिए उसे जो वैधानिक निर्णय लेने की शक्ति भी सौंपी है, उससे राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रपति की शक्ति, प्रभाव एवं भूमिका में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है। फ्रांस के प्रथम राष्ट्रपति डी गॉल ने अधिकार पूर्वक संविधान की स्वविवेकानुसार व्याख्या की और इस आधार पर अपने द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णयों को वैधानिक दृष्टि से उचित ठहराया। इस प्रकार ये फ्रांस के राष्ट्रपति की अधिकार एवं शक्तियां थी, जिनका अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।